तो ये क्वेश्चन भी देखिए 3 बार से ज़्यादा आ चुका था कि लेप्चा किस राज्य की जनजाति है? सिक्किम। इसके अलावा सिक्किम के अलावा अभी जनजाति जो है ये मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग जगह में भी इसका विस्तार हो रहा है, वहाँ पे पाया जा रहा है। तो बेसिक एग्जांपल अगर मेन आंसर पे आ जाए तो वो है सिक्किम। तो लेप्चा जगह कहाँ पे पाई जाती है जनजाति? वो है सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। 5% है, 12% है, 8% है, 11% है। ये क्वेश्चन भी देखिए 3 बार से ज़्यादा आ चुका है। तो देखिए हड्डियों में जो फास्फोरस की मात्रा होती है, सबसे पहले एक चीज़ जानिएगा, जो हमारा शरीर है ना, शरीर का भार का जो मेन हिस्सा होता है ना, मोटे इंसान का भार नहीं होता है, लेकिन लंबा इंसान ज़्यादा भारी होता है। पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो भार होता है ना, वो बोन्स का होता है, हड्डियों का भार होता है। ठीक है, हड्डियों का भार होता है। तो अब शरीर का जो वजन होता है ना, उसका 1% जो होता है वो होता है फास्फोरस। क्या होता है? 1% फास्फोरस। तो वही फास्फोरस, और लेकिन जो हड्डियाँ बनती है, उस हड्डियों को बनने में जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो होती है 8%। समझ में आया थोड़ा सा? ये बोला कि जो शरीर में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है, तो आप इतना जानिएगा, आपके वजन का 1%। लेकिन क्वेश्चन पे आते हैं कि हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है, वो है 8%। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों आज है बुधवार, और हर बार की तरह जैसे हम लोग सेट लेके आते हैं बुधवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात के 8:30 बजे, आज मैं आ चुका हूँ सेट नंबर 47 लेके। हर बार की तरह हम लोग वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में 3 बार तो कम से कम आए ही हैं, और अनगिनत टाइम आ चुके हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को। जो 2 बार पूछे गए उस क्वेश्चन को हम लोग टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस को जो है ना, पॉसिबिलिटी आगे एग्ज़ाम जितने भी आने वाले हैं, जितने भी एग्जामिनेशन से जहाँ जीके जीएस पूछा जा रहा है, उसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चंस लेके आया है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये 47 नंबर सेट है, 46 सेट ऑलरेडी हो चुके। कोई छूट गया बिल्कुल मत घबराना, डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक फर्स्ट लाइन पर दिया गया है, आप सारे वीडियो देख डालो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप इस पर हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 दिन में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वैसे आप इसको फॉलो कर लीजिए, है ना। तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत जल्द अब क्विज डालेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा अंत तक। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। स्पेन की संसद का नाम क्या है? स्पेन की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है, कोर्टेस है, डायट है, युआन है? क्या सही जवाब होगा? तो जो स्पेन की सांसद भाई, ये इसका नाम है कोर्टेस। क्या नाम है? कोर्टेस इसका नाम है। अब आता है कि ये जो 3 ऑप्शन दिया गया है, उसको जैसे भारत की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट, है ना। तो उसी तरह से स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस। बी इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन जैसे हम लोग हर क्वेश्चन का डिटेल में पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, उसी के हिसाब से अब हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस कहाँ के संसद का नाम है, डायट क्या है और युआन क्या है। तो सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। तो कांग्रेस जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का संसद का नाम है, ठीक है। और जो डायट, ये जापान की संसद का नाम है। कहाँ का है? जापान के संसद का नाम है। और ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा आ चुका है एग्जाम में, लिख लेना भाई। हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी मेरा सेट देखा कीजिए ना, कॉपी पेन हाथ में ज़रूर रखिए, ठीक है। और जो युआन है, ये एक्चुअली ये चीनी करेंसी है, चीन की मुद्रा है। क्या ये? चीन का मुद्रा। ये कहीं संसद का नाम नहीं है, ये चीन की मुद्रा है। तो स्पेन के संसद का नाम क्या था? कोर्टेस। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है। यहाँ बहुत ठंड होता है, हमेशा बर्फ जमा रहता है, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, कहाँ का था, वो भी जानेंगे। ऑप्शन क्या क्या है? एमंडसन है, रॉबर्ट पियरी है, मैथ्यू हैंसन है, और फ्रेडरिक कुक है। तो जो एमंडसन है ना, ये एमंडसन, इसका नाम था रोआल्ड एमंडसन। क्या नाम था? रोआल्ड एमंडसन, जो नॉर्वे का था। कहाँ का था? नॉर्वे कंट्री का नाम सुना है ना, नॉर्वे। तो नॉर्वे कंट्री का था। ये दक्षिण ध्रुव पे सबसे पहले पहुँचे। अगर भारत की बात करें तो जेके बजाज, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। जेके बजाज दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। कौन थे? जेके बजाज। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशंस में आ चुका है, लिख लीजिएगा। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक भी मत छोड़ना। रेबीज़ के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज़ का जो टीका है वो, उसका खोज किसने किया था? लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, जेम्स फिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वीडियो जो हम लोग बनाते हैं ना, हम लोग की वीडियो की खासियत क्या है वो बताता हूँ।
वीडियो आपको सारे कंटेंट जितने भी आप चाहे बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल देख रहे हो, सब अच्छे हैं, बुरे कोई नहीं। सबसे पहला मैटर करता है आपको समझ में कितना आ रहा है। दूसरा, कुछ लोग ट्रिक से बताते हैं, ये ट्रिक बता रट लो ऐसे हो गया, वो भी सही तरीका है। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं ना, जीके का अंत नहीं है। आप पढ़ते चलो, आपकी पूरी उम्र कम जाएगी लेकिन जीके खत्म नहीं होगा। शायद आप इस बात को मानते होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ो ना जो एग्जाम में आपको हेल्प करे। आपका लक्ष्य क्या है? आपके नॉलेज को बड़ा करना या एग्जाम क्रैक करना? आपका लक्ष्य एग्जाम क्रैक करना है ना। तो स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी मत करो, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ। तो हम लोग जो वीडियो उठा रहे हैं ना, वो 3 बार से ज़्यादा जो पूछे गए क्वेश्चन उनका सेट उठा रहे हैं, ताकि आगे एग्जामिनेशन में फिर से आने का चांस हो। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। आपका एक लाइक हमें 1 लाख मोटिवेशन देता है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो रेबीज़ का जो टीका है, इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले ये जान लो, रेबीज़ जो बीमारी है ना, ये एक विषाणु जनित बीमारी है और इसका 2 और नाम है। इसका नाम है अलर्क। देखिए ऐसा भी लिख देता है, तो अलर्क लिख दे तो आप समझिएगा कि रेबीज़ का नाम लिखा है। और एक नाम इसका वो है जलांतक। जलांतक ये भी लिख दे तो आप समझिएगा कि रेबीज़ की ही बात कर रहा है। क्लियर हो गया। तो इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, और 1885 ईस्वी में रेबीज़ के टीके की खोज की थी, ठीक है। तो रेबीज़ के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर, जो एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट था। उन्होंने ही 1885 ईस्वी में रेबीज़ के टीके की खोज की थी। रेबीज़ एक विषाणु जनित रोग है, और रेबीज़ कुत्तों के काटने से, किसी भी विषैले जीव जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, इन सब काटने से हो जाता है, और बंदर काटने से भी हो जाता है रेबीज़। और इसका दूसरा नाम अलर्क या जलांतक। समझ में आ गया? चलिए, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। अच्छा, हम फिर से बता दें, हमारा जो वीडियो आता है 25 क्वेश्चंस का सेट होता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। आज वेडनेसडे, अगला वीडियो फ्राइडे को आएगा। टाइमिंग रहेगा 8:30 बजे रात का 8:30। फिर से हम लोग वही क्वेश्चन जो 3 बार रिपीटेड एग्जामिनेशंस में आगे भी आएंगे। आप किसी की तैयारी करो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। एसएससी करते हो, रेलवे करते हो, पुलिस करते हो, पीसीएस करते हो, पटवारी करते हो, क्या करते हो तैयारी? कुछ तो कर रहे होगे, या फिर अपना नॉलेज इंप्रूवमेंट कर रहे हो, है ना। आप कोई पेरेंट हो जो अपने बच्चे कह रहे हो कि नहीं ये सब नॉलेज होना चाहिए बेसिक, है ना। तो आप क्या करते हो? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं कैसा पढ़ाता हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा पढ़ाता हूँ तो गुड लिखना, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ तो नाइस या वेरी गुड लिखना। अगर कोई कमी रखती तो आप पुअर लिखना, और बताना क्या कमी थी। अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा कि वो सही रहे, है ना। चलो, लेकिन बताना ज़रूर, ब्यूरो ऑफ द स्टेट सिक्योरिटीज़ किस देश की गुप्तचर संस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटीज़ किस देश की गुप्तचर संस्था है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत और इजराइल। ब्यूरो ऑफ द स्टेट सिक्योरिटीज़ दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर संस्था है, और आंसर हो गया बी। बात करें भारत की, तो भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB सॉरी, या फिर रॉ जो होता है वो यहाँ की गुप्तचर संस्था है। रॉ या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको हिंदी में छोटे फॉर्म में इंग्लिश में IB बोलते हैं, ठीक है। गुर्दे का भार कितना होता है? लगभग बात किया है। गुर्दे का भार, गुर्दा किसको बोलते हैं इंग्लिश में? किडनी को बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा मानुष्य किडनी, उसको बोलते हैं गुर्दा, हिंदी में, इंग्लिश में किडनी। इसका भार कितना होता है? देखिए, हमेशा ये क्वेश्चन ना वयस्क मनुष्य में पूछा जाता है। तो वयस्क मनुष्य में क्या आता है? मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं। जो मेल होते हैं, उनका जो गुर्दे का औसत भार होता है वो होता है 125 ग्राम से लेके 170 ग्राम। और जो फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनका औसत भार होता है गुर्दे का 115 ग्राम से लेके 155 ग्राम। समझ में आ रहा है? तो जो लेडी होती है, फीमेल होती है, वयस्क फीमेल, उनका होता है 115 ग्राम से लेके 155 ग्राम, जबकि पुरुष की बात करें 125 ग्राम से लेके 170 ग्राम गुर्दे का भार। इसलिए गुर्दे का औसत भार 150 ग्राम एक सिंपल आंसर में रख लिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, होम्योपैथी चिकित्सा खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन हिंदी लैंग्वेज, परफेक्ट पुस्तक के साथ, ठीक है। तो चैनल को प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी वीडियोस को अगर चाहिए तो। और हम लोग हर सप्ताह के हर 3 दिन मिलेंगे रात के 8:30 बजे, ऐसे ही अल्टीमेट क्वेश्चंस को लेके। होम्योपैथी चिकित्सा की खोज किसने की थी? रॉबर्ट एलिस, हेनमन मिलानी, सैमुअल हैनीमैन और
स्टुअर्ट क्लोज। तो सैमुअल हैनीमैन जो है, इसने ही होम्योपैथिक चिकित्सा की खोज की थी। और ये कब की थी उन्होंने? तो उन्होंने की थी 1796 ईस्वी में। कब की थी? 1796 ईस्वी में होम्योपैथिक चिकित्सा खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सीजीएल भी इस क्वेश्चन से बहुत मोहब्बत करता है। ठीक है, चलिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी, देखिए रासायनिक नाम को लेके विटामिन का क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है ना। तो चलिए हम जानेंगे, 4 ऑप्शंस दिया गया है और हम जानेंगे कि इसमें विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है और ये सब क्या है। देखिए, रेटिनॉल है, राइबोफ्लेविन है, टेकोफेरोल है और कैल्सीफेरोल है। ये कैल्सीफेरोल है, सबसे पहले आते हैं, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। किसका नाम है रासायनिक? विटामिन ई का। बात करते हैं, सॉरी विटामिन डी का, माफ़ कीजिएगा, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है। टेकोफेरोल जो है ये है विटामिन ई का। ठीक है, ये फेरोल फेरोल लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया। टेकोफेरोल विटामिन ई, कैल्सीफेरोल विटामिन डी। फिर से लिखता हूँ, विटामिन डी, टेकोफेरोल। राइबोफ्लेविन जो है ना, राइबोफ्लेविन ये है किसका विटामिन? विटामिन बी 2 का नाम है। किसका नाम है? बी 2 का। और जो रेटिनॉल है ये है विटामिन ए का रासायनिक नाम। फिर से बता दो, रेटिनॉल विटामिन ए, ठीक है। बी जो राइबोफ्लेविन है ये बी 2 का नाम है। टेकोफेरोल विटामिन ई का नाम है। कैल्सीफेरोल ये विटामिन डी का नाम है। ये बहुत बार आ चुका है। इसमें एक क्वेश्चन और मेरे नज़र पे आ गया, ये जो विटामिन ए है ना, ये एक ऐसा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है? वो है विटामिन ए। कौन सा है? विटामिन ए। अब कहने को तो विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है ना, विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन। विटामिन सी कमी से स्कर्वी हो जाता है, बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है ना, डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें तो सबको पता होता है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार देखा गया, इसलिए हमने बता दिया कि विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लिख लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दूध का पीएच मान कितना होता है? पीएच मतलब क्या होता है? देखो, पीएच एक्चुअली ये होता है ऐसे, पीएच ऐसे नहीं होता, टाइपिंग का ये थोड़ा सा है, पीएच का होता है ऐसे। अब एक चीज़ बताओ, कहीं कहीं आपने कितनी बार पढ़ा होगा x⁻² यानी एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है, x2 ऐसे सही होता है या x2 ऐसे सही होता है? ऐसे सही होता है ना। तो पीएच जो है ना, ये पीएच होता है p⁻h यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको बोलते हैं, अगर ये पीएच का मान, इसका बेस वैल्यू रखा गया है 7। क्या रखा गया है? 7 इसका बेस वैल्यू रखा गया है। अगर 7 से प्लस होता है और 7 से माइनस होता है, अगर 7 से प्लस गया तो वो क्षारीय होगा, ठीक है, और अगर 7 से नीचे गया तो वो अम्लीय होगा। समझ में आ रहा है आपको चीज़ें? ठीक है। और 7 पे रहा तो क्या होगा? वो उदासीन हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान जो होता है बेसिकली तो 6.6 से लेके 6.7 तक, तो हम 6.6 ही आंसर लेके चलेंगे। बी इसका राइट आंसर हो गया। तो दूध का जो नेचर होगा, जो रासायनिक केमिकल नेचर बिहेवियर का, वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि बी दूध का जो पीएच वैल्यू है, पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू है, वो क्या है? 7 से कम है, इसलिए पीएच का मान कितना हो जाएगा? वो 6 अम्लीय हो जाएगा। समझ में आ गया? अब जैसे एक एग्जांपल और आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो ये क्या है? 7 से ज़्यादा है, तो ये कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी, है ना। चलिए अब जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में। सबसे पहले इसका दूसरा नाम क्या है पता है आपको? इसका दूसरा नाम है प्राण वायु। ऑक्सीजन को दूसरा नाम क्या है? प्राण वायु बोलते हैं इसको। अब आता है कि इसकी खोज कब हुई थी और किसने की थी। इसकी खोज हुई थी 1774 ईस्वी में। कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। और इसकी खोज किसने की थी? एक इंग्लैंड का साइंटिस्ट था जिसका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। क्या नाम था? जोसेफ प्रिस्टले। लिख लीजिए, प्रिस्टले, प्रिस्टल लिख के प्रिस्टले कर दीजिए, ठीक है। तो जोसेफ प्रिस्टले इसका खोज किया था ऑक्सीजन का। कब किया था? 1774 ईस्वी में। और ये कहाँ का था? ये इंग्लैंड का रहने वाला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस, राना ट्रिगना, होमो सैपियंस और ओरिजस सैटिवा। सही जवाब क्या होगा? जो बॉस इंडिकस है ना, ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। ये क्वेश्चन तो आ चुका, और एक क्वेश्चन भी करीब 10 बार आ चुका है कि मानव का रासायनिक नाम क्या था।
वैज्ञानिक नाम क्या था, माफ़ कीजिएगा, ये था होमो सैपियंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो गया गाय का रासायनिक नाम का, और ये क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। हड्डियों में फास्फोरस कितना प्रतिशत होता है? बहुत बढ़िया। देखो हड्डी जो बनता है ना, हड्डी जो बनता है ना, वो कैसे बनता है वो जानो। देखो ये मानव शरीर का हड्डी, थोड़ा सा मैप बनाता हूँ मैं, ठीक है। मेरा मैपिंग ऐसे बड़ा गंदा है, फिर भी समझ लो। ये कहाँ की हड्डी है? ये पैर की हड्डी है, ठीक है। ये घुटना है, नी है, ये थाइस का। अच्छा चलो याद आ गया, ये जो थाइस की हड्डी हमने बोली इसका नाम है फीमर। चलो कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता तो यार क्या करूँ, मैं अपनी आदत से लाचार हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं फीमर, और ये बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है। क्या है? सबसे बड़ी हड्डी है। समझ में आ गया? ये है थाइस की हड्डी। आपने पैर बनाया, ये घुटना बना दिया, थाइस बना दिया, ये पूरा क्या होता है इसको, घुटने के नीचे एंकल, पता नहीं जो बोलते इंग्लिश में, है ना, ना सब लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये सबसे बड़ी हड्डी है, इसका नाम है फीमर। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर जाती है? स्टेप्स, उसको होता है कान में, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, भटक जाते हैं क्वेश्चन पे कभी कभी। देखो हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? देखो होता क्या है, हमने हमारे जो बॉडी का वेट है, हमारा बॉडी का जो वजन बनता है वो किससे बनता है? बेसिकली वो बोन से बनता है। हमारा अगर एक आपकी हाइट है मान लो 7 फीट, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ फिर भी, वैसे चलो 6 फीट लेते हैं, ठीक है। और किसी की हाइट है मान लो 5 फीट, अगर ये मोटा ज़्यादा है, बहुत मोटा है, ये पतला है, आपको पता है इसका वजन चांसेस से ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि मांस से ज़्यादा, मसल से ज़्यादा हड्डियों का वजन होता है, ठीक है। अब आते हैं कि बॉडी में फास्फोरस जो होता है ना, मानव शरीर के वेट का जितना वजन होता है उसका 1% होता है। क्लियर हो गया? तो अब जितना शरीर में फास्फोरस अवेलेबल है ना, उसका 80% यूज़ होता है हड्डी बनने में। क्या होता है? जितना शरीर में फास्फोरस अवेलेबल है आपका, जितना मौजूद है, उसका 80% फास्फोरस बनता है। किसके साथ मिलता है? कैल्शियम के साथ मिलता है, और कैल्शियम फास्फेट बनाता है। समझ में आ गया? किसके साथ बनता है वो? कैल्शियम के साथ मिलता है और कैल्शियम फास्फेट बनाता है, जिससे हड्डियाँ बनती है। अब आता है क्वेश्चन में कि हड्डियों में कितना परसेंट फास्फोरस होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 8%। सी इसका राइट आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया ना, ये 1% क्या है या 80% क्या है? 1% है कि मानव शरीर के वजन का 1% फास्फोरस होता है हमारे शरीर में, ठीक है। और जितना भी फास्फोरस शरीर में अवेलेबल है, मौजूद है, उसका 80% फास्फोरस यूज होता है हड्डी बनने में। यानी फास्फोरस का मूल काम क्या है? जितना भी, अगर मान लो 100 ग्राम फास्फोरस, एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं, तो 80 ग्राम फास्फोरस जो है वो हड्डी बनने में ही प्रयुक्त हो जाता है। क्लियर हो गया? जो कैल्शियम के साथ मिलता है, कैल्शियम फास्फेट बनाता है और फिर हड्डी बनने में प्रयुक्त होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के हड्डियों में कितना परसेंट फास्फोरस होता है? तो होता है लगभग 8%। समझ में आ गया? कन्फ्यूजन है? कमेंट में बताना कि हाँ समझ में आ गया। किस अनुच्छेद द्वारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पे। मेरे ख्याल से मुझे ना, आप लोग कमेंट पे नहीं बताते, मैं तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स और चाहता हूँ संडे को लाऊं कि जिसमें जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं बुलाऊँ आप लोग को, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक उसी को डेडिकेटेड रहे, जो एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में बहुत मदद करे। आप लोग कमेंट में बताओ, मैं ज़रूर बनाऊँगा। कोई बताता ही नहीं तो मैं क्या करूँ बताओ। चलो, किस अनुच्छेद द्वारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 74। सही जवाब 64 बी इसका राइट आंसर हो गया। 64 के तहत जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला फिर से है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत में कब स्वीकार किया गया था? 1950, 1948, 1952 और 1949। तो सही जवाब है, डेट है 24 जनवरी का और ईस्वी है 1950 का। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते, 14 पे आते, सॉरी। संविधान का प्रारूप में कुल कितने दिन बहस हुई थी? संविधान का जो प्रारूप बना था उसमें कितने दिन बहस हुई थी? 120 दिन, 117 दिन, 102 दिन, 114 दिन। तो इसमें जो बहस हुई थी 114 दिन के लिए बहस हुई थी। डी राइट आंसर हो गया। और इस प्रारूप समिति जो बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर। खुशबुओं का शहर किसका उपनाम है? बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है यार। खुशबुओं का शहर किसका उपनाम है? गाजीपुर, कन्नौज, देहरादून और मदुरई। ये है कन्नौज। ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। खुशबुओं का शहर किसको बोलते हैं? कन्नौज को। लेप्चा किस राज्य की जनजाति? सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो लेप्चा जो है बेसिकली सिक्किम का जनजाति है। इसके अलावा मेघालय में भी ये देखा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी देखा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17।
कावला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? कावला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो कावला जो है वो महाराष्ट्र में है, सी इसका राइट आंसर हो गया। महाराष्ट्र में कुछ और वन्यजीव अभयारण्य जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उसके बारे में आप जान लीजिए। उसका नाम है कोयना, आ चुका है एग्ज़ाम में, कोयना और भीमाशंकर। भीमाशंकर ये दोनों का दोनों एग्जाम में आ चुका है, लिख लीजिए। कोयना वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में और भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य वो भी महाराष्ट्र में है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया येन, वॉन, लीरा और सोम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया ये है वॉन, बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? टी, चाय पत्ती जो होता है चाय, उसका सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत, चीन, श्रीलंका और फ्रांस। सही जवाब क्या है? चीन सबसे बड़ा निर्यातक देश है विश्व में। किसका? चाय का। भारत की बात करें तो हमारा भारत भी कम नहीं है, बट हाँ ठीक है, इंडिया अगर बात करें तो ये 4th रैंक पे है विश्व में चाय के निर्यात करने में। ठीक है, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20 एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो है खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? इसको बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी, इसके प्रतिपादक कौन थे? क्या था खुले द्वार की पॉलिसी, वो जानिए। खुले द्वार की जो पॉलिसी है ना, नीति है ना, वो था चीन के द्वारा अप्लाई किया गया अपने बिजनेस को बढ़ाना, ताकि आप आओ, मतलब अदर कंट्री के बारे में वो बोल रहा है चीन कि आप आइए मेरे देश में इन्वेस्ट कीजिए और बिजनेस कीजिए अपना। ठीक है, वो उसका खुले द्वार की नीति थी। तो इसका प्रतिपादक कौन था? जॉन है, हाइगेंस, टॉम्स यंग और जेम्स क्लर्क। सही जवाब है जॉन है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं क्या कहता है कि इसको नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? ये जब से नेत्रदान का कंसेप्ट आया है ना, बहुत लोग ना इस क्वेश्चन को पूछने लगे हैं। लेंस, रेटिना, कॉर्निया या ऑल ऑफ द, यानी पूरा नेत्र नहीं, कॉर्निया पार्ट जाता है। ठीक है, कॉर्निया निकाल लिया जाता है जो प्रत्यारोपित करते हैं। सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त, 21 अप्रैल, 26 नवंबर। सही जवाब है डी, दैट इज 26 नवंबर। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। लार की प्रकृति क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार की प्रकृति क्या होती है? लार जो मानव लार होता है, फिर से मैं बता दूं, अभी हमने डिस्कस किया था, अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 पे रहेगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या अम्लीय है, क्षारीय, निष्प्रभावी है और ये उदासीन है। ठीक है, ये तो लगभग सेम ही ऑप्शन है, बस वर्ड अलग अलग है। अब जानते हैं कि सबसे पहले क्षार का जो मानव लार है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? उसका पीएच वैल्यू होता है आफ्टर फूड। ये क्वेश्चन में आया है, मैं इसलिए बोलता हूँ, खाना खाने के बाद मानव लार का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 5.8। तो ये कितना हो गया? 7 से कम, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? अम्लीय हो गया। समझ में आ गया? अब जानते हैं मानव लार में ना क्या क्या चीज़ अवेलेबल होता है, कितनी मात्रा में? तो 98% होता है वाटर। क्या होता है? 98% होता है मानव लार में जल, और 2% होता है अन्य यौगिक। ये भी लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक दीजिए, प्यार दीजिए अपने वीडियो का, मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो गोबर गैस में होता है मीथेन। सी इसका राइट आंसर हो गया। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चावल का, राइस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, चीन है, रूस है, यूक्रेन है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। बी इज़ द राइट आंसर। और हमारे भारत महान की बात करें तो वो इस बार कम का, वो भी सेकेंड रैंक पर है चावल का उत्पादन करने में। तो चीन फर्स्ट और इंडिया सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा मेरा पढ़ाने का तरीका लगा। अच्छा लगा तो गुड बोलिएगा, बहुत अच्छा लगा तो वेरी गुड बोलिएगा या नाइस बोलिएगा। ठीक है, हमारे कुछ फ्रेंड लोग मैसेज भी करते हैं ना, नाइस, वेरी गुड वीडियो। हमारी कुछ बहनाएं भी मैसेज करती है, दिल से उनको धन्यवाद, बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, आपका एक लाइक भी मिलता है। मैं कभी नहीं कहता चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। अगर अच्छा लगेगा ना, मेरा तरीका अच्छा रहेगा ना, मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा ना, तो आप लोग खुद लाइक करोगे, खुद प्यार करोगे, खुद सब्सक्राइब करोगे, खुद भेजोगे आप लोग अगले फ्रेंड को कि भाई यहाँ से पढ़ो, ये बहुत अच्छे से पढ़ा रहे है ना, रटंत नहीं है यहाँ पे। लेकिन लाइक तो आपको करना पड़ेगा ना फ्रेंड। तो अगर अच्छा लगता है ना, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, एक हम्बल रिक्वेस्ट समझिए मेरा। ठीक है, वीडियो एटलीस्ट लाइक ज़रूर किया कीजिए, है ना, तो मुझे अच्छा मिलता है, खुशी मिलती है।
तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो को। कब मिलेंगे हम लोग? फ्राइडे नाइट मिलेंगे, सेम टाइम 8:30 में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई को ठोस कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिए। हमारे हमेशा बेस्ट जो बेस्ट विशेष हैं वो आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।